सभी को राम राम, वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सुबह का नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज फिर एक नई सुबह, एक नए टॉपिक, वही जुनून वही जोश के साथ आपका अपना साथी विनोद अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में अपनों ने स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण किया, उसके बाद में वर्णों का भी क्या किया, वर्गीकरण किया, उच्चारण के आधार पर किया। उसी क्रम में आज मैं प्रयत्न विधि के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज अपना बिंदु आएगा प्रयत्न विधि के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न विधि के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उससे पहले पिछले वाली क्लास में मैं 2 मिनट के लिए आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले अपनों ने स्वर पढ़ा, उसके बाद व्यंजन पढ़ा, उनकी संख्याओं की जानकारी ली, उसके बाद में वर्णों का वर्गीकरण किया। उच्चारण के आधार पर मूल 8 प्रकार होते हैं, लेकिन अपनों ने कितने किए? 10 किए। अपनों ने कितने किए? 10 किए। उसमें से मूल बात अपनों ने देखी नासिका व्यंजन में। किसमें देखी? नासिका वर्ण में देखी अपनों ने। नासिका वर्ण मैंने बताया था, जो 5वां वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान 2 जगह होता है। कितनी जगह होता है? 2 जगह। लेकिन एग्जाम में अगर प्राचीन और आधुनिक दोनों दिए जाएं तो आपको दोनों वाला ऑप्शन सही करना है। नहीं मिलता है तो आपको केवल नासिका वाला ऑप्शन क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। उसके बाद हमने अलजीवा ध्वनि भी देखी। अलजीवा ध्वनि में मैंने एक चिन्ह बताया था और वो चिन्ह आपका क्या था? इस प्रकार से, लेकिन हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अलजीवा ध्वनि। कौन सी ध्वनि? अलजीवा ध्वनि। जैसे आप लिखते हो ना आह्लाद, क्या लिखते हो आप? आह्लाद। तो ये जो ध्वनि आ रही है अपने आप में अलजीवा ध्वनि के रूप में आ रही है। किसमें आ रही है? अलजीवा ध्वनि के रूप में। तो इसी बिंदु में, यहां तक बिंदु अपना क्या हो गया था? कल की क्लास में समाप्त हो गया था। आज अपने आएगा प्रयत्न विधि के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयत्न का मतलब होता है हमारे, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख के अंगों को कितनी कोशिश करनी पड़ती है। मुख के जो अंग होते हैं उसको कितनी कोशिश करनी पड़ेगी, उसको क्या करनी पड़ेगी? कितनी कोशिश करनी पड़ेगी। वो चीज किसमें आती है? आपकी प्रयत्न में आएगी। किसमें आएगी? प्रयत्न में। हमारे मुख के अंगों को कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कितनी कोशिश करनी पड़ती है, वो सारी चीजें किसमें आती है दोस्तों? प्रयत्न के अंतर्गत आएगी। प्रयत्न विधि के आधार पर पहले अपने देखते हैं प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के आएंगे? तो दोस्तों, अगर प्रयत्न की बात करें तो प्रयत्न होते हैं आपके 2 प्रकार के। प्रयत्न कितने प्रकार के आएंगे? आपके 2 प्रकार के आएंगे। एक नंबर पे आएगा आपका अभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा आएगा? अभ्यंतर प्रयत्न। और एक आएगा आपका बाह्य प्रयत्न। दोस्तों, एक कौन सा प्रयत्न आएगा? बाह्य प्रयत्न। एक प्रयत्न तो कौन सा आएगा? आपका अभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा कौन सा आएगा? आपका बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? इस शब्द को जब अपने तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? अभी जोड़ अंतर। यण संधि का एग्जाम्पल है ये। किसका एग्जाम्पल है? यण संधि का। अभी प्लस अंतर। प्रारंभिक पर जो प्रयत्न होता है ना, शुरुआत का जो प्रयत्न होता है, उसको क्या कहा जाता है? अपने अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? अभ्यंतर प्रयत्न। और अगर बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तो अंतिम परिवर्तन प्रयत्न होता है, उसको क्या कहेंगे? अपने बाह्य। मुख्य अंगों द्वारा जो अंतिम प्रयत्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अपने, उसको बोलेंगे अपने बाह्य प्रयत्न कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? बाह्य प्रयत्न। तो विद्यार्थियों, आपको बात क्या रखनी है? प्रयत्न विधि के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण करते हैं, 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से। एक तो क्या करेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा कौन सा करेंगे? अपने बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न है, उसका मतलब क्या होता है? जो प्रारंभिक प्रयत्न होता है उसको क्या कहेंगे? अपने अभ्यंतर प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न का मतलब क्या होता है? जो अंतिम प्रयत्न होता है उसको क्या कहेंगे? अपने बाह्य प्रयत्न कहेंगे। प्रयत्न विधि में अपने सबसे पहले देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा देखेंगे? अपने अभ्यंतर प्रयत्न।
अभ्यंतर प्रयत्न में हम एक बात चर्चा कर सकते हैं, या इसको क्या कहेंगे अपने, व्यंजन वर्गीकरण, या क्या कहेंगे अपने, व्यंजन वर्गीकरण। और वो भी किसके आधार पर है, उच्चारण के आधार पर। यानी केवल और केवल व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे अपने अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत, और वो भी किसके आधार पर करेंगे, अपने उच्चारण के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे, उच्चारण। अपनों ने अभ्यंतर प्रयत्न में वर्ण वर्गीकरण दो प्रकार से देखा, पहला कौन सा था, अभ्यंतर, और दूसरा कौन सा था, बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न के अंदर हम बात करेंगे व्यंजन वर्गीकरण, और वो भी किसके आधार पर करेंगे, उच्चारण के आधार पर। तो दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, अभ्यंतर प्रयत्न है या व्यंजन वर्गीकरण है, उसके प्रकार कितने हैं, 8। ऊपर से प्रश्न बन सकता है, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर कितने भागों में किया जाता है, 8 भागों में किया जाएगा। विद्यार्थियों कितने भागों में किया जाएगा, 8 भागों में किया जाएगा। ऊपर का प्रश्न है कितने भागों में किया जाता है, 8 भागों में किया जाएगा। कितने भागों में किया जाएगा, 8। जिसमें आपका सबसे पहला आएगा स्पर्शी व्यंजन। पहला कौन सा आएगा, स्पर्शी व्यंजन। सेकंड ग्रेड की परीक्षा में इसमें से प्रश्न आया है। एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा कौन सा होता है, स्पर्शी। नाम में अंतर है, स्पर्श और स्पर्शी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या अपनों ने 25 देखी, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 16। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 16। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। कितनी आएगी दोस्तों, 16। 2 नंबर पे अपने को करना है स्पर्श संघर्षी। दूसरा कौन सा करना है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दूसरा कौन सा करना है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा अपने को करना है संघर्षी व्यंजन। तीसरा अपने को कौन सा करना है, संघर्षी व्यंजन। 4 नंबर पे अपने को करना है उत्क्षिप्त व्यंजन। 4 नंबर पे कौन सा करना है, उत्क्षिप्त व्यंजन। 5 नंबर पे अपने को करना है नासिक्य व्यंजन। कौन से करने हैं अपने को, नासिक्य व्यंजन। 6 नंबर पे अपने को करना है प्रकंपित व्यंजन। 7 नंबर पे अपने को करना है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। और 8 नंबर पे अपने को करना है संघर्षहीन। संघर्षहीन, या फिर क्या कहेंगे अपने, अर्धस्वर। संघर्षहीन या फिर क्या कहेंगे अपने, अर्धस्वर। तो ये 8 प्रकार के जो व्यंजन वर्गीकरण है अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। तो परीक्षा में आ जाए, अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत व्यंजन वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर कितने भागों में किया जाता है, 8 भागों में किया जाएगा। कितने भागों में किया जाएगा, 8 भागों में। पहला कौन सा आएगा, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा कौन सा आएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा कौन सा आएगा, संघर्षी व्यंजन। चौथा कौन सा आएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन। 5वां कौन सा आएगा, नासिक्य व्यंजन। 6ठा कौन सा आएगा, प्रकंपित व्यंजन। और 7वां कौन सा आएगा दोस्तों, लुंठित व्यंजन। और सॉरी, प्रकंपित या लुंठित एक ही है। प्रकंपित और लुंठित क्या होता है, एक ही होता है। प्रकंपित का दूसरा नाम क्या है, लुंठित व्यंजन। कौन सा आएगा, लुंठित। प्रकंपित व्यंजन का दूसरा नाम कौन सा आएगा, लुंठित व्यंजन। ये यहां पे गलत लिखा गया, इसी का उपनाम कौन सा है, लुंठित। और 7 नंबर पे आपको कौन सा करना है, पार्श्विक व्यंजन। कौन सा करना है, पार्श्विक व्यंजन। तो पहला अपने को कौन सा ध्यान रखना है, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा संघर्षी व्यंजन। चौथा उत्क्षिप्त व्यंजन। 5वां नासिक्य व्यंजन। 6ठा प्रकंपित या लुंठित। बात एक ही है, प्रकंपित या फिर लुंठित। 7वां कौन सा करना है, पार्श्विक। और 8वां कौन सा है, संघर्षहीन या अर्धस्वर। कौन सा करना है, संघर्षहीन या फिर अर्धस्वर। अब हम इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। ऊपर वाला प्रश्न क्या ध्यान रखना है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के आएंगे, 8। अब देखिए, सबसे पहला आएगा अपने स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहला कौन सा आएगा, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 16।
स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, वापस रिपीट भी हो सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो कितनी होती है? 25, और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16 होगी। कितनी आएगी दोस्तों? 16 आएगी। और वो 16 कौन से हैं? क, उसके बाद ख, उसके बाद ग, घ, उसके बाद में आएगा आपके ट, उसके बाद में ठ, उसके बाद में ड, उसके बाद में ढ, उसके बाद में त, उसके बाद में थ, उसके बाद में द, उसके बाद में ध, उसके बाद में आपका आएगा प, फिर आएगा फ, फिर आएगा ब, और उसके बाद में आएगा भ। ये आपके 16 कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन आएंगे। कौन से आएंगे? स्पर्शी व्यंजन। अब यहां पर च वर्ग बच गया। कौन सा बच गया? च वर्ग। और यहां पर एक अंगा बच गया। तो 2 नंबर पे अपने करेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये कौन से आएंगे? च, उसके बाद छ, ज और झ। 4 आपके कौन से आएंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। च, छ, झ, छ। उसके बाद में 3 नंबर पे अपने को लेके चलना है संघर्षी व्यंजन। कौन सा लेके चलना है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन अपने कौन से आएंगे? संघर्षी व्यंजन आएंगे स, श, उसके बाद से, और उसके बाद में है। ये आपके कौन से आते हैं? संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी में स्पर्श भी करेगी हवा, और साथ में घर्षण भी क्या होगा? उत्पन्न होगा। च, छ, ज और झ। संघर्षी में गर्मी श, श, श और है। उसके बाद में 4 नंबर पे अपने को देखना है उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसका दूसरा नाम द्विस्पृष्ट, या इसका दूसरा नाम द्विगुणित, या इसका दूसरा नाम ताड़नजात। क्या कहेंगे अपने? ताड़नजात व्यंजन। ये आएंगे आपके अड़े, और एक आएगा आपके ढ। ये 2 व्यंजन कौन से आते हैं आपके? उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विस्पृष्ट कह सकते हैं, द्विगुणित भी कह सकते हैं, ताड़नजात भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे अपने? ताड़नजात भी इनको कहेंगे। उत्क्षिप्त, द्विस्पृष्ट, द्विगुणित, ताड़नजात। तो पहला कौन सा आएगा? स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 16। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, ये 16 कितनी है? 16। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी आएगी? 4, च, छ, ज और झ। संघर्षी व्यंजन कौन से आएंगे? स और है। और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से आएंगे? सॉरी, उत्क्षिप्त का दूसरा नाम आएगा द्विस्पृष्ट, द्विगुणित, या फिर ताड़नजात। इसको गुणित भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गुणित। लेकिन अपने को द्विगुणित भी आ जाता है, गुणित भी आ जाता है। ताड़नजात अड़े और ढ। 5 नंबर पे अपने को ध्यान रखना है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो क्या होता है? 5वां वर्ण होता है। 5वां वर्ण क वाली लाइन में कौन सा आएगा? अंग। च वाली में य, ट वाली में अण, त वाली में न, और प वाली में मैं। यानी क वर्ग में 5वां वर्ण कौन सा आता है? अंग आएगा। च वर्ग में कौन सा आएगा? य आएगा। ट वर्ग में कौन सा आएगा? अण आएगा। उसके बाद त वर्ग में कौन सा आएगा? न आएगा। और प वर्ग में कौन सा आएगा? अपने मैं आएगा। कौन सा आएगा? मैं। तो नासिक्य व्यंजन कौन से आते हैं आपके? 5 आते हैं। अंग, य, अण, न और मैं। अंग, य, अण, न और मैं। नेक्स्ट अपने को देखना है, नेक्स्ट अपने देखेंगे प्रकंपित या फिर लुंठित। लुंठित व्यंजन यानी जिसमें हमारी जीभ 2-3 बार लुढ़के रे बोलते हैं ना, रे में हमारी जीभ क्या होती है? 2-3 बार उसमें क्या होता है? कंपन होता है। वो क्या होती है? लुढ़कती है। वो क्या होती है? लुढ़कती है। उसको क्या कहेंगे अपने? लुंठित। ये इंपॉर्टेंट है। एक केवल रे वर्ण। कौन सा वर्ण आएगा? ले वर्ण, सॉरी रे वर्ण। रे वर्ण होता है वो किस में आता है? प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन।
रबर, इस प्रकार से अपने बोलते हैं। तो रे हमारा क्या होता है, 2-3 बार उसमें जीभ क्या होती है, लुढ़कती है। तो उसको अपने क्या कहेंगे, उसको अपने कहेंगे प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन। क्या कहेंगे, प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन। उसके बाद में पार्श्विक, उसके बाद में कौन सा आएगा, पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद में कौन सा आएगा, पार्श्विक व्यंजन। इसमें क्या आएगा, केवल एक लय आएगा। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, आप लय का उच्चारण कीजिए, हम लय बोलते हैं लय, तो जीभ की नोक थोड़ी नीचे आती है, बीच वाला भाग क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, और अगल बगल से हवा स्पर्श होकर के क्या होती है दोस्तों, बाहर निकलती है। अपने बोलते हैं लय। लय में जीभ देखना थोड़ी नीचे जाएगी, बीच वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर उठेगा, और अगल बगल से जो हवा है वो स्पर्श होकर के क्या होगी, बाहर निकलेगी। उसको अपने क्या कहेंगे, पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपने पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन केवल एक लय आएगा। जो एक होता है वो ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, एक होता है वो क्या रखा जाता है, परीक्षा में आपको ज्यादा प्रश्न किया जाता है। इसके बाद में आता है संघर्षहीन। क्या आएगा, संघर्षहीन या फिर अर्धस्वर। संघर्षहीन या फिर अर्धस्वर, इसको कहेंगे ये और वह। क्या कहेंगे, ये और उसके बाद में वह। ये दो व्यंजन आते हैं, वो किस में रखे जाते हैं, संघर्षहीन या अर्ध स्वरों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अभ्यंतर प्रयत्न या फिर व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर अपने को कितना करना है, उच्चारण के आधार पर अपने को करना है 8 प्रकार का। कितना करना है, 8। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात रखनी है, ध्यान, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी करनी है अपने को, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या करनी है 16। कितनी करनी है, 16। प्रश्न रिपीट हो सकता है, प्रश्न क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी आएगी, 16 आएगी। कितनी आएगी, 16। उसके बाद में प्रकंपित या लुंठित व्यंजन केवल एक है, जिसको क्या बोलने के अपने रे कहेंगे। क्या कहेंगे, अपने रे। और उसके बाद में पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन में केवल एक आएगा, जिसको अपने क्या बोलेंगे, लय कहेंगे। क्या कहेंगे, अपने लय। क्या कहेंगे, अपने लय। उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, उसका दूसरा नाम द्विगुणित भी होता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है, द्विस्पृष्ट होता है। क्या होता है, द्विस्पृष्ट, या फिर उसको क्या कहते हैं, अपने ताड़नजात कहेंगे। क्या कहेंगे, अपने ताड़नजात। क्लियर है दोस्त साथियों। नेक्स्ट देखिए, इसका अगला टॉपिक आएगा अपने बाह्य प्रयत्न। क्या आएगा, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न का क्या होता है, मतलब क्या होता है, बाह्य प्रयत्न का मतलब होता है मुख्य अंगों का जो अंतिम परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, अपने बाह्य प्रयत्न कहेंगे। क्या कहेंगे, अपने बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न को भी अपने 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। बाह्य प्रयत्न को अपने कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। कितने में बांटेंगे दोस्तों, 2 भागों में बांटेंगे। जिसमें पहला आता है अपने श्वास वायु के आधार पर। कौन सा आता है, श्वास वायु के आधार पर। और 2 नंबर पे आएगा अपने नाद या गूंज या स्वर तंत्री में कंपन। नाद या गूंज या स्वर तंत्री में कंपन। दोस्तों बेसिक सी बात ध्यान रखनी है, बाह्य प्रयत्न अपने को कितने आधार पर डिवाइड करना है, 2 भागों में बांटना है। जिसमें पहला कौन सा आएगा, श्वास वायु के आधार पर। दूसरा कौन सा आएगा, नाद गूंज या स्वर तंत्री में कंपन। नाद गूंज या स्वर तंत्री में कंपन। कभी कभार अपने क्या होता है, कमरा जब खाली होता है तो उसमें आवाज क्या होती है, गूंजती रहती है। और एक कमरा भरा हुआ होता है तो उसमें आवाज क्या होती है, संतुलित मात्रा में आती है। उसमें क्या आती है, संतुलित मात्रा में। आप क्या करते हो, सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो सांस हमारी क्या होती है, फूलने लगती है। सांस क्या होती है, हमारी फूलने लगती है। तो उस आधार पर भी अपने इसको क्या करते हैं, देखें, इसमें समझ सकते हैं। तो श्वास वायु का मतलब क्या होता है, सांस की मात्रा जिस वर्ण का उच्चारण करोगे कभी कम लगेगी और कभी क्या लगेगी, ज्यादा।
और नाद या गूंज के आधार पर अपने देखते हैं तो नाद या गूंज किसको कहते हैं? कंपन, जिसमें आप बोलते हो तो क्या बोलते हो? आपने याद होगा जब अपनी छोटी कक्षाओं में थे, छोटी कक्षा में जब लाइन बना करके अपनों से जो बारेखड़ी होती थी या वर्णमाला होती थी वो अपने बुलाई जाती थी, तो कुछ तो हम क्या होते थे जोर से बोलते थे, कुछ क्या होते थे गूंज ज्यादा उत्पन्न होती थी, कभी कभार हम क्या होते थे बिल्कुल धीरे बोलते थे। तो उसे जैसे अपने चौथा वर्ण बोलते हैं घ, तो उसमें क्या होती है गूंज क्या होती है? ज्यादा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ज्यादा उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब क्या है? कहीं तो गूंज कम उत्पन्न होगी और कहीं क्या होगी? ज्यादा उत्पन्न होगी। तो श्वास वायु के आधार पर अगर अपने वर्ण बांटेंगे तो कितने बांटेंगे? 2 प्रकार के। और अगर स्वर तंत्र में कंपन या नाद या गूंज के आधार पर भी कितने बांटेंगे अपने दोस्तों? 2 भागों में बांटेंगे। बाह्य प्रयत्न भी कितने हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा आएगा? श्वास वायु के आधार पर कितना आएगा? 2 प्रकार के। नाद या गूंज या स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर कितना आएगा? 2 प्रकार से। कितना आएगा? 2 प्रकार से। तो अपने इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला आएगा अपने श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर अपने को कितने करने हैं? 2 प्रकार के, जिसमें पहला आएगा आपकी अल्प प्राण और दूसरा कौन सा आएगा? आपकी महाप्राण। दूसरा कौन सा आएगा? महाप्राण। पहला कौन सा आएगा? आपके अल्प प्राण और दूसरा कौन सा आएगा? आपके महाप्राण। दूसरा कौन सा आएगा? महाप्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, महा का मतलब होता है ज्यादा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और महा का मतलब क्या होता है? ज्यादा। प्राण का मतलब होता है दबाव, जहां सांस का दबाव क्या लगेगा? कम लगेगा। ऐसे वर्ण जिनको हम उच्चारण करते हैं तो सांस का दबाव क्या लगता है? कम लगता है। उसको तो क्या कहा जाता है दोस्तों? अल्प प्राण कहा जाता है। और जहां पर सांस की मात्रा ज्यादा लगती है, दबाव ज्यादा पड़ता है, उसको क्या कहेंगे? अपने महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपने महाप्राण उसको कहेंगे। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी क वाली लाइन का क आ जाएगा, ग आ जाएगा और अंग आ जाएगा। उसी प्रकार से च वर्ग का आ जाएगा, उसी प्रकार से ट वर्ग का आ जाएगा, उसी प्रकार से त वर्ग का आ जाएगा, उसी प्रकार से प वर्ग का आ जाएगा। इसके अलावा य, रे, ल और व। और कभी कभार किताबों में लिखा हो जाता है सारे स्वर। क्या आता है? सारे स्वर। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि स्वर को अपने किस में शामिल करना है, किस प्रकार से करना है। तो मैं यहां भी लिख रहा हूं सारे स्वर, लेकिन परीक्षा में आपको उत्तर कौन सा सही करना है अगर प्रश्न आ जाता है तो कई विद्वान क्या करते हैं? सारे स्वर को किस में शामिल करते हैं? अल्प प्राण में भी शामिल करते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, रे, ल, व और सारे स्वर। उसके बाद में बच गया कौन सा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, यानी क वर्ग का ख और उसके बाद में घ, उसके बाद च वर्ग का छ, उसके बाद में झ। इसी प्रकार से ट वर्ग का आ जाएगा, इसी प्रकार से आपका त वर्ग का आ जाएगा, प वर्ग का आ जाएगा। इसके बाद में उष्म वर्ण कौन से आते हैं? श, श, स और है। स, श, स और है। याद रखने का तरीका दोस्तों, बेसिक से अपने ट्रिक से इसको कैसे याद रखेंगे? 2 4 स महाप्राण, 2 4 स में चारों आ गए, 2 4 स महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। 2 4 स महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। मेरे साथ में रिपीट करेंगे आप, 2 4 स महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। 2 4 स महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, रे, ल, व और सारे के सारे स्वर। सारे के सारे स्वर। और उसके बाद में 2 4 दूसरा, चौथा वर्ण स, श, स और है। तो याद रखने का तरीका 2 4 स महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। 2 4 स महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। बाकी सारे क्या थे? अल्प प्राण थे। तो इसको याद रखने का एक तरीका और भी हो सकता है। 135 यारों में लव था,
135 यारों में लव था और वो भी किसके साथ था? स्वर के साथ था। किसके साथ था? स्वर के साथ था। 135 यारों में लव था, थोड़ा थोड़ा लव था, सारे स्वर के साथ था। या इसको बेसिक याद क्या रख सकते हो? 2-4 से महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। 2-4 से महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। तो ये दोस्तों कौन सा आता है? श्वास वायु के आधार पर। इसको अपने डिटेल से चर्चा करेंगे, ये आगे चल करके सघोष में भी आएगा। किसमें आएगा? सघोष में। तो बेसिक सी बात आपने देखी, श्वास वायु के आधार पर जो आपके वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के आएंगे? 2। कितने आएंगे? 2। पहला कौन सा आएगा? अल्प प्राण, और दूसरा कौन सा आएगा? महाप्राण। अल्प प्राण में सांस की मात्रा कम लगेगी और महाप्राण में सांस की मात्रा क्या लगेगी? ज्यादा, या दबाव क्या होगा? ज्यादा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा य, र, ल, व और सारे स्वर, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और स, श, स और स। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है। 2-4 से महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। 2-4 से महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। नेक्स्ट देखिए, नाद या गूंज या स्वर तंत्री में कंपन। नाद या गूंज या स्वर तंत्री में कंपन, इसके आधार पर अपने को कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में, जिसमें 2 पार्ट इसके अपने करते हैं। एक तो आता है इसमें अघोष वर्ण, एक तो कौन सा आता है? अघोष वर्ण, और दूसरा कौन सा आता है आपके? सघोष वर्ण। दूसरा कौन सा आएगा आपके? सघोष वर्ण, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? घोष या फिर सघोष। घोष या फिर सघोष। तो प्रत्येक वर्ग, अघोष में अ का मतलब नहीं, घोष का मतलब गूंज, जिसमें गूंज क्या हो? कम मात्रा में उत्पन्न हो या न के बराबर हो। घोष का मतलब क्या होता है? सघोष का मतलब क्या होता है? जिसमें गूंज होती है वो अधिक मात्रा में क्या होती है? उत्पन्न होती है। आप बोलते हो ना चौथा वर्ण बोलते हो तो उसमें गूंज क्या होता है? आप बोलते हो झ, झ बोलते हो तो उसमें गूंज क्या होती है? ज्यादा मात्रा में क्या होती है? उत्पन्न होती है। ज्यादा मात्रा में क्या होगी? उत्पन्न होगी। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, उसके बाद में स, श और स, उसके बाद में आपका विसर्ग, उसके बाद में आपका क्या आएगा? विसर्ग। क्या आएगा अपने? विसर्ग। किसको शामिल करेंगे? अपने विसर्ग को। वो बच गया कौन सा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। उसके बाद में य, र, ल, व, है। फिर कौन सा आएगा? य, र, ल, व और है। और उसके बाद में सारे स्वर, उसके बाद में क्या आएंगे? सारे स्वर, और साथ में क्या आएगा? अनुस्वार। साथ में क्या आएगा? अपने अनुस्वार। विसर्ग में अपने इसको शामिल करते हैं, और इसमें किसको शामिल करते हैं? अनुस्वार को क्या करेंगे? अपने शामिल करेंगे। किसको शामिल करेंगे? अनुस्वार को। तो कहने का मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, पहला दूसरा मतलब कैक है, उसके बाद च और छ, उसके बाद आपका तय और थ, उसके बाद आपका टय और ठ, फिर तय और थ, फिर आपका पै और फ। बच गए तीसरे, चौथे, पांचवे, वो किस में जाएंगे? घोष में या फिर सघोष में। तो याद रखने का तरीका, 1 2 से, 1 2 से, स में 3 से, 1 2 से में 3 से, 1 2 से में 3 से, 1 2 से अघोष है, बाकी सारे सघोष है। 1 2 से अघोष है, बाकी सारे सघोष है। एक बार इसको याद नहीं रखना है आपको, इसको लास्ट में याद रखना है। 1 2 से अघोष है, बाकी सारे सघोष है। 1 2 से अघोष है, बाकी सारे सघोष है। 1 2 से अघोष है, बाकी सारे सघोष है। अब मैंने चर्चा की थी आपके सामने स्वर के प्रश्न की। कई विद्वान स्वर को अल्प प्राण में भी शामिल करते हैं और कई किसमें शामिल करते हैं? सघोष में। किसमें शामिल करते हैं? सघोष में। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि स्वर ध्वनियां शामिल है, स्वर ध्वनियां शामिल है, तो ऑप्शन में अल्प प्राण में मिले और सघोष में मिले और नीचे मिले दोनों, नीचे क्या मिले आपको? दोनों, ये मिले।
नीचे क्या मिलता है आपको, दोनों लिखा हुआ मिलता है। तो आपको कौन सा सही करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले सही कौन सा करना है, दोनों वाला ऑप्शन क्या करना है, सही करना है। अगर प्रश्न आ जाता है स्वर ध्वनियां शामिल है, स्वर ध्वनियां शामिल है, तो अल्प प्राण भी ऑप्शन मिले, सघोष में मिले, क्यों कई विद्वान इसको अल्प प्राण में भी शामिल करते हैं और कई किस में शामिल करते हैं, सघोष में। तो आपको उत्तर का कौन सा जाएगा, दोनों। लेकिन ऑप्शन आ जाता है आपके सामने स्वर ध्वनियां शामिल है, अल्प प्राण ऑप्शन नहीं है, तो आपको सघोष करना है। कौन सा करना है, सघोष। 2016 के सेकंड ग्रेड में सत्य असत्य में क्वेश्चन भी आ भी गया था और उसमें दिया गया था निम्न में से असत्य कथन बताइए कि सभी स्वर होते हैं वो अघोष ध्वनि होते हैं, वो गलत है। सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो आपको कौन सा करना पड़ेगा, दोनों। वरना कोई भी ऑप्शन आ जाए अल्प प्राण को छोड़कर, आपको पहले सघोष को क्या करना है, सही करना है। कौन सा सही करना है, सघोष को। अब कल को सघोष ऑप्शन ही ना मिले, ये दोनों भी ना मिले, आपके सामने अल्प प्राण दिया जाए, तो सघोष तो ऑप्शन अपने सामने है ही नहीं, तो अपना उत्तर कौन सा बन जाएगा, अल्प प्राण बन जाएगा। लेकिन जहां पहली प्रायोरिटी अपने को सघोष को ही देनी है, किसको देनी है, सघोष को। सभी स्वर ध्वनियां सघोष होती है। कौन सी होती है, सघोष ध्वनियां होती है, सघोष वर्णों के अंतर्गत शामिल की जाती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, गूंज उत्पन्न होती है। उनमें क्या होती है, गूंज उत्पन्न होती है। अगर सघोष नहीं मिलता है तो आपका उत्तर कौन सा जाएगा दोस्तों, अल्प प्राण जाएगा। कौन सा जाएगा, अल्प प्राण। अगर ऑप्शन में अल्प प्राण दिया गया है तो फिर कौन सा करना है अपने को, अल्प प्राण। लेकिन अगर अल्प प्राण नहीं दिया गया हो, सघोष दिया गया हो, तो आपको सघोष वाला करना पड़ेगा। लेकिन पहले प्राथमिकता किसको देनी है, आपको सघोष ध्वनियों को देनी है। अगर दोनों ही आ जाते हैं, अल्प प्राण और सघोष, तो आपको कौन सा करना है, सघोष वाला करना है। तो अल्प प्राण और महाप्राण की ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, 2 4 से महाप्राण, स में चारों वर्ण, 2 4 से महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। सघोष वाले में क्या याद रखना है, 1 2 से घोष है, बाकी सारे सघोष है, 1 2 से अघोष है, बाकी सारे सघोष है। याद रह सकती है बात, 1 2 से अघोष है, बाकी सारे सघोष है, 1 2 से अघोष है, बाकी सारे सघोष है। ये हो गया अपने बाह्य प्रयत्न के आधार पर। और अंतिम आखिर में अपने चर्चा करेंगे वर्णों के बिंदु में द्वित्व वर्ण या फिर युग्मक ध्वनि, या फिर युग्मक ध्वनि। और एक आता है आपके व्यंजन गुच्छ। क्या आता है, व्यंजन गुच्छ, या फिर इसको क्या कह सकते हैं अपने, संयुक्ताक्षर। क्या कह सकते हैं अपने, संयुक्ताक्षर। दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, परीक्षा में अपने को प्रश्न किस प्रकार से मिलता है और अपने को उसको सही कैसे करना है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा कच्चा, मैंने लिख दिया यहां पर पक्का, मैंने लिखा यहां पर सच्चरित्र, मैंने कल्पना कीजिए शब्द लिख दिया सचेष्टा, मैंने यहां पर शब्द लिखना है सच्चा, और इधर की तरफ मैं शब्द लिख रहा हूं वल्गा, इधर लिख रहा हूं मैं पुष्प, गुच्छा, शिष्य, स्नेह। इस प्रकार के मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। एक तरफ तो मैंने क्या लिखा है, सच्चा, एक तरफ लिखा है कच्चा, पक्का, सचरित्र, सचेष्टा। इधर लिखा है वल्गा, ये एसआई में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, एसआई में। पुष्प, गुच्छा, शिष्य और स्नेह। अपने को दोनों में समानता क्या दिखाई दे रही है और अंतर क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ क्या है, अपने को 2 व्यंजन वर्ण दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 व्यंजन वर्ण, जिसमें क्या है, एक स्वर रहित है, जिसमें क्या है, एक स्वर रहित है। इधर भी 2 व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये देखो, ये व्यंजन वर्ण, व्यंजन, इधर भी देखो 2 व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, लेकिन इसमें, लेकिन दोनों में क्या आ रहा है, एक स्वर रहित आ रहा है। आधा आधा आ रहा है सब में, इसमें च क्या है, आधा है, तो ये स्वर रहित है। ये क्या है, स्वर रहित है। इधर देखो लय आधा है, तो ये क्या है, स्वर रहित है। तो आपको बेसिक सी बात क्या ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें 2 व्यंजन वर्ण आए, जिसमें क्या है, 2 व्यंजन वर्ण आए और उनमें एक क्या हो, स्वर रहित हो, एक क्या हो, स्वर रहित हो, और दोनों क्या हो, एक जैसे, दोनों क्या हो, एक जैसे।
ये देखो दो व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, एक स्वर रहित है लेकिन दोनों क्या है, एक जैसे। ये दोनों वर्ण एक जैसे हैं, ये दोनों वर्ण एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, ये भी क्या है, एक जैसे हैं। तो इन सारे शब्दों में द्वित्व वर्ण होगा। इन सारे शब्दों में कौन सा होगा, द्वित्व वर्ण। यानी दो भाई हो, एक छोटा हो और एक बड़ा हो, लेकिन शक्ल दोनों की क्या हो, सेम सेम हो। शक्ल दोनों की क्या हो, सेम सेम हो। हम शक्ल हो, दोनों क्या हो, हम शक्ल हो। दोनों हम सफर हो, दोनों क्या हो, हम सफर। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। तो कहने का मतलब क्या है, दो वर्ण क्या रहे हैं, हम सफर के रूप में आ रहे हैं। एक आधा और एक क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है। दोनों साथ देने वाले हैं, दोनों की शक्ल क्या है, एक जैसी है। तो उनमें तो क्या होगा, द्वित्व वर्ण या फिर क्या होगा, युग्मक ध्वनि। लेकिन दो वर्ण आए जिनमें एक क्या हो, आधा हो और एक क्या हो, पूरा हो, यानी एक स्वर रहित हो लेकिन दोनों क्या हो, अलग अलग हो। दोनों क्या हो, अलग अलग। जो किसी से नहीं लगता उसको क्या कहा जाता है, अलग कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, अलग। जो किसी से नहीं लगता है उसको क्या कहेंगे, अपने अलग कहेंगे। तो ये है वो कौन से आएंगे आपके, व्यंजन गुच्छ या फिर संयुक्ताक्षर। व्यंजन गुच्छ या फिर क्या आएगा, संयुक्ताक्षर। शॉर्ट एंड स्वीट क्या याद रखना है, कोई भी ऐसा शब्द आ जाए जिस शब्द में एक आधा वर्ण और एक क्या हो, पूरा हो। एक आधा हो यानी एक पूरा हो और दोनों क्या हो, एक जैसे हो। दोनों क्या हो, एक जैसे। वो तो किस में जाएगा, द्वित्व वर्ण या फिर युग्मक ध्वनि। कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें क्या हो, एक आधा हो और एक क्या हो, पूरा हो, लेकिन दोनों क्या हो, अलग अलग हो। दोनों क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे अपने, व्यंजन गुच्छ या फिर क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर। व्यंजन गुच्छ या फिर क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर। हम कहते हैं ना पुष्पा, हम क्या कहते हैं, पुष्पा। मैं झुकेगा नहीं साला, अपने बोलते रहते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें एक आधा और एक पूरा, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। लेकिन दोनों क्या आ रहे हैं, उसमें अलग अलग आ रहे हैं। तो ये कौन से आएंगे अपने, किस में आएंगे, व्यंजन गुच्छ या फिर संयुक्ताक्षर। इस बिंदु को अपने एक प्रश्न के माध्यम से और समझते हैं। जैसे मान लो एक शब्द दे दिया मैंने, सचेष्टा, अभी लिखा था, और एक लिखा है मैंने सच्चरित्र। कहते हैं, एक मैंने लिखा तद्दित, क्या लिख दिया मैंने, तद्दित। और एक लिख दिया मैंने कच्चा। एक शब्द मैंने क्या लिख दिया, कच्चा। अब इस प्रश्न में आपसे एग्जामिनर प्रश्न कर लेता है कि निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें द्वित्व वर्ण नहीं है, द्वित्व वर्ण नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है या कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें द्वित्व वर्ण नहीं है। अब देखो बेसिक सी बात है, इसमें दो वर्ण एक जैसे, इसमें दो वर्ण एक जैसे, इसमें भी क्या है, दो वर्ण एक जैसे। तो ये तो कौन सा द्वित्व है, कौन सा हो गया, द्वित्व वर्ण। और एक ये दिया है द और ध, ये अलग अलग है, और इसमें भी देखो अलग अलग है, इसमें भी क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं अपने कि दोनों शब्दों के अंदर इसमें कौन सा आ रहा है, द्वित्व भी आ रहा है और इसमें कौन सा आ रहा है, व्यंजन गुच्छ भी आ रहा है, संयुक्ताक्षर भी आ रहा है। तो मैं उत्तर ये सही करूं या ये करूं, तो आपको इनका क्रम देखना होता है। क्या देखना होता है, क्रम। पहले क्रम किसका आ रहा है, द्वित्व वर्ण का आ रहा है, तो इसमें अपने द्वित्व वर्ण ही मानेंगे। कौन सा मानेंगे, द्वित्व वर्ण। तो इसका उत्तर कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि इसमें ही क्या आ रहा है, व्यंजन गुच्छ आ रहा है। क्या आ रहा है, व्यंजन गुच्छ या फिर संयुक्ताक्षर। तो ये शब्द आ गया मिष्टान। क्या शब्द आ गया, मिष्टान। अब मिष्टान शब्द को अपने देखते हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, व्यंजन गुच्छ। अलग अलग हैं दोनों, और एक यहां पर क्या आ रहा है, एक आधा और एक पूरा, दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो इस शब्द में यहां पे कौन सा है, द्वित्व वर्ण। तो परिस्थिति आती है, तो इसमें हमने चूज करना है, तो सबसे पहले क्रम देखना होता है। ये क्रम किसका आ रहा है, पहले किसका क्रम आ रहा है, व्यंजन गुच्छ का आ रहा है। किसका आ रहा है, व्यंजन गुच्छ का। इसी प्रकार से इसमें पहले क्रम किसका आ रहा है, द्वित्व वर्ण का आ रहा है, बाद में किसका आ रहा है, व्यंजन गुच्छ का आ रहा है, यानी संयुक्ताक्षर का आ रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा बन जाएगा, तद्दित बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, तद्दित। तो दोस्तों आज की कक्षा में आपने वर्णमाला से संबंधित बहुत सारी नई बातें सीखी होगी, और इस बिंदु के पर, इस बिंदु को हम यही समाप्त करते हैं। वर्णमाला का बिंदु अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको कुछ नई जानकारियां प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट कक्षा के लिए अपने फिर से मिलेंगे। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।